Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 1st of May 2022. 1 मई 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपके लिए सवाल हैं जो कि ऑब्जेक्टिव्स में आपको मदद करेंगे, और उससे भी पहले अगर आपको कंटेंट पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक इट एंड डू शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सवालों के साथ। पहला सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। इलेक्शन कमीशन की रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स दिए हैं। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट स्पेसिफाइड टर्म ऑफ द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिबार्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, द मैटर इज डिसाइडेड बाय द चीफ इलेक्शन कमिश्नर। आपको बताना है कौन से स्टेटमेंट्स इनमें से करेक्ट है। 1 ओनली, 1 एंड 2, 1 एंड 3 या 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द इंडिपेंडेंस ऑफ यूपीएससी आर करेक्ट। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, द चेयरमैन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ओनली इन द मैटर एंड ऑन द ग्राउंड सिमिलर टू दैट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द इंटायर एक्सपेंस ऑफ द यूपीएससी इज चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द चेयरमैन इज नॉट एलिजिबल फॉर एनी फर्दर एम्प्लॉयमेंट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और द स्टेट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट्स करेक्ट है। 1 एंड 2, 1 एंड 3, 2 एंड 3 या 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 3 इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कैग के रिगार्डिंग कुछ स्टेटमेंट्स दिए, आपको बताना कौन से स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, ही इज द गार्डियन ऑफ द पब्लिक पर्स एंड कंट्रोल्स द इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है, ही होल्ड्स ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, ही कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट आफ्टर एन इंक्वायरी बाय द सुप्रीम कोर्ट। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट्स इनमें से करेक्ट है। 1 एंड 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3 या 1, 2 एंड 3। आंसर्स एक एक करके मैं आपको बताता हूँ, लेकिन आपको अपनी तरफ से ये ज़रूर बताना है कि कितने इस क्वेश्चन आपने सही किए हैं, ठीक है ना। आप बताइएगा। पहला क्वेश्चन जो मैंने पूछा था इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के रिगार्डिंग, उसमें स्टेटमेंट नंबर 1 देखो कि द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट स्पेसिफाइड एनी स्पेसिफिक टर्म्स टू द मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमीशन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई टर्म मेंशन नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जैक्ट। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ डिबार्ड द रिटायरिंग इलेक्शन कमिश्नर्स फ्रॉम एनी फर्दर अपॉइंटमेंट बाय द गवर्नमेंट। ये गलत स्टेटमेंट है, कहीं डिबार नहीं किया जाता। तीसरा स्टेटमेंट था, इन केस ऑफ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन अमंग द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड 2 अदर इलेक्शन कमिश्नर्स, द मैटर इज डिसाइडेड बाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ये भी गलत स्टेटमेंट है। मैटर हमेशा मेजॉरिटी से डिसाइड होता है ना, कोई बड़ा छोटा नहीं होता उनमें से, मैटर मेजॉरिटी से डिसाइड होता है। तो आंसर इसका 1 ओनली हो जाएगा। दूसरा सवाल मैंने पूछा था कि इंडिपेंडेंस ऑफ यूपीएससी के रिगार्डिंग। पहला स्टेटमेंट, चेयरमैन कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस बाय द प्रेसिडेंट ओनली ऑन द मैटर ऑन द ग्राउंड्स सिमिलर टू दैट ऑफ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये भी गलत है, क्योंकि कैन बी रिमूव्ड ऑन एज मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इसमें लिखा हुआ है, ना कि सिमिलर टू जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। गलत है ये, पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड स्टेटमेंट, इंटायर एक्सपेंस ऑफ द यूपीएससी इज चार्ज्ड अपॉन द कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तीसरा स्टेटमेंट, चेयरमैन इज नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर एम्प्लॉयमेंट। ये भी सही है। तो 2 और 3 सही है, पहला गलत है। आंसर सी 2 एंड 3 हो जाएगा। कैग के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स है। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, ही इज द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्सन कंट्रोल्स द इंटायर फाइनेंशियल सिस्टम ऑफ द कंट्री। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ही होल्ड्स द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स और अप टू द एज ऑफ 65 ईयर्स। तीसरा स्टेटमेंट है, ही कैन बी रिमूव्ड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर एन इंक्वायरी बाय द सुप्रीम कोर्ट। देखो ये तीसरा स्टेटमेंट ही गलत है ना, तीसरा स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। एंड ये आपको पता होना चाहिए। ही होल्ड्स द ऑफिस फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर्स और अप टू 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर, एंड ही कैन रिजाइन एनी टाइम फ्रॉम हिज ऑफिस बाय एड्रेसिंग द रिजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट। ही कैन ऑल्सो बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द सेम ग्राउंड्स एंड ऑन द सेम मैनर एज द जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। ये स्कैग के रिगार्डिंग है, तो ये तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे गलत हो जाएगा। 1 एंड 2 विल बी द आंसर। ये 3 सवाल थे आज के। आगे मूव करते हैं, मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ आते हैं। आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इन इंडिया कैन बी अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज बट अ लॉट नीड्स टू बी डन बिफोर वी इंट्रोड्यूस देम।
डिस्कस। आपको बताना है कि किस तरीके से जो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं इंडिया में वो ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकते हैं, लेकिन उनको इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको बहुत कुछ सोचना पड़ेगा और बहुत कुछ करना पड़ेगा। इसके ऊपर आपको ये आंसर लिखना है। सो यू हैव टू डिस्कस, मतलब कि आपको पहले तो बताना है कि किस तरीके से इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हो सकते हैं, और किस तरीके से फिर आपको बताना है कि उसको इंट्रोड्यूस करने से पहले आपको क्या क्या चीज़ें देखनी पड़ेंगी। ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में आते हैं। पहली न्यूज़ जो है वो है रिगार्डिंग हट्टी कम्युनिटी। अब हट्टी कम्युनिटी ने अपने आप को डिमांड किया है कि उनको शेड्यूल्ड ट्राइब्स में इंक्लूड किया जाए, है ना। तो ये कम्युनिटी कहाँ की है, सबसे पहले याद रखिएगा ये हिमाचल प्रदेश की है। सो हट्टी कम्युनिटी इज़ अ कम्युनिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश जिसने डिमांड किया है एसटी स्टेटस। ठीक है ना, तो ये पहली चीज़ आपको पता होना चाहिए। हट्टी कम्युनिटी इज लार्जली कंसंट्रेटेड इन द ट्रांसगिरी एरिया ऑफ द सिरमौर डिस्ट्रिक्ट इन हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर डिस्ट्रिक्ट के ट्रांसगिरी एरिया में ये लोकेटेड है, ये भी आपको पता होना चाहिए। द कम्युनिटी इज नेम्ड आफ्टर देयर एज ओल्ड प्रोफेशन प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग देयर होम ग्रोन क्रॉप्स एट स्मॉल मार्केट कॉल्ड हाट। तो इनकी जो कम्युनिटी का नाम है वो एक्चुअली हाट से पड़ा है। हाट आपको पता होना चाहिए कि जहाँ पर ये सेलिंग होती है ना, जैसे हुनर हाट, बाजार हाट, ये हम बोलते हैं, वैसे ही इस कम्युनिटी का नाम उनके एज ओल्ड प्रोफेशन ऑफ सेलिंग देयर होम ग्रोन क्रॉप्स टू स्मॉल मार्केट कॉल्ड हाट, वहाँ से इनका ये नाम हट्टी पड़ा है, एंड हट्टी कम्युनिटी बोलते हैं इसलिए इनको। एंड द हट्टीज इज गवर्नड बाय ट्रेडिशनल काउंसिल कॉल्ड खुम्बली। खुम्बली नाम की एक ट्रेडिशनल काउंसिल होती है जो कि हट्टीज को गवर्न करती है ना। ये भी आपको याद रखना है। द खुम्बलीज पावर हैज़ रिमेन्ड अनचेंज डिस्पाइट द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज के आने के बाद भी जो इनका पर्सनल ये खुम्बली सिस्टम है वो काम करता है। ठीक है ना। हट्टी कम्युनिटी ने एसटी स्टेटस डिमांड किया है, एंड इसके रीज़न क्या है कि हट्टी कम्युनिटी जो हिमाचल प्रदेश का है उनका सोशल और कल्चरल सिमिलैरिटी है विद द जौनसार कम्युनिटी। ठीक है ना, ये उत्तराखंड का एक जौनसार बावर एरिया है, उनके साथ इनकी सिमिलैरिटी है, और चूंकि उनको एसटी स्टेटस दिया गया तो हट्टी कम्युनिटी को भी एसटी स्टेटस जो है वो मिलना चाहिए। ठीक है ना। दे हैव एंजॉयड द ट्राइबल स्टेटस सिंस 1967। जौनसार बावर कम्युनिटी जो है उसको एसटी स्टेटस 1967 से मिला हुआ, इसी कारण से हट्टी को भी एसटी स्टेटस देना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। ठीक है ना। तो ये आपको पहली न्यूज़ जो है वो पता होनी चाहिए थी। दूसरी जो न्यूज़ है वो है गवर्नमेंट इग्नोरिंग कोर्ट ऑर्डर से सीजीआई। अब सीजीआई ने कहा है कि जो कंटेम्प्ट पिटिशंस है दे आर पोजिंग अ न्यू बर्डन ऑन द जुडिशरी। कंटेम्प्ट पिटिशंस ने काफ़ी बर्डन क्रिएट किया है जुडिशरी के ऊपर। थोड़ा सा मैं कंटेम्प्ट के बारे में आपको बता दूं कि जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट इन इंडिया है, चूँकि सुप्रीम कोर्ट जो होता है वो कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है। आर्टिकल 129 के अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है, एंड कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होने के कारण इसके पास इसके कंटेम्प्ट के पनिशमेंट की पावर रहती है। ठीक है ना। वैसे ये पावर हाई कोर्ट के पास भी है। आर्टिकल से याद रखिए, जैसे आर्टिकल 129 आपके सुप्रीम कोर्ट के लिए, ऐसे आर्टिकल 215 हाई कोर्ट्स के लिए, आर्टिकल 129 और आर्टिकल 215, आर्टिकल 129 फॉर द सुप्रीम कोर्ट, आर्टिकल 215 फॉर द हाई कोर्ट, ये दोनों आर्टिकल्स आपको याद रखने हैं। अच्छा, कंटेम्प्ट दो तरीके के होते हैं, ये भी आपको बता दूं। जो कंटेम्प्ट होते हैं वो दो तरीके के होते हैं। पहला होता है सिविल कंटेम्प्ट, सेकंड होता है आपका क्रिमिनल कंटेम्प्ट। फर्स्ट इज द सिविल कंटेम्प्ट, सेकंड इज द क्रिमिनल कंटेम्प्ट। और सिविल कंटेम्प्ट मतलब कि विलफुल, व्हेन यू आर विलफुली डिसोबेइंग द सुप्रीम कोर्ट। ठीक है ना। तो जो सिविल कंटेम्प्ट होता है उसमें आप विलफुल डिसोबीडियंस करते हैं सुप्रीम कोर्ट के किसी ऑर्डर का या हाई कोर्ट के किसी ऑर्डर का। और दूसरा होता है क्रिमिनल कंटेम्प्ट। क्रिमिनल कंटेम्प्ट मतलब व्हेन यू स्कैंडलाइज द अथॉरिटी ऑफ द सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट, है ना। व्हेन यू स्कैंडलाइज द जुडिशरी, या फिर आप उसकी वर्किंग को हिंडर करना शुरू कर दें, ऑब्स्ट्रक्ट करना शुरू कर दें, ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ जजमेंट होने लगे, तो फिर आपका ये क्रिमिनल कंटेम्प्ट की कैटेगरी में आता है। ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। एंड इसके अलावा एक एक्ट भी है प्रॉपरली फॉर दिस, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। तो ये भी आप याद रखिएगा, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971। ठीक है ना, ये भी है। एंड आर्टिकल 129 और 215 मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। और कंटेम्प्ट के अंदर का जो पनिशमेंट है वो 6 महीने तक की सज़ा भी हो सकती है, फाइन भी हो सकते हैं, या दोनों हो सकते हैं। ठीक है ना। तो ये भी कुछ चीज़ें जो है आपको पता होनी चाहिए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है।
यहाँ पे ट्रेडिशनल विजडम कीप्स द नेटिव सीड्स अलाइव। यहाँ पे एक बात चल रही है राजस्थान के एक सहायता समूह की, यानी कि ग्रुप की, जिसका नाम है सक्षम सक्षम समूह। तो सक्षम समूह जो है ये महिलाओं का ग्रुप है वहाँ पे, जो कि सीड्स को प्रिजर्व करते, दे प्रिजर्व द ट्रेडिशनल सीड्स बाय यूजिंग द ट्रेडिशनल मेथड्स, ठीक है ना। ये सीड्स निकालती हैं और सीड्स को प्रिजर्व करती हैं बाय यूजिंग द ट्रेडिशनल मेथड्स। तो यहाँ पे जो सीड्स की क्वालिटी है ज़्यादा अच्छी होती है और इसका जो आउटपुट होता है वो भी ज़्यादा अच्छा होता है, ठीक है ना। इसको उन्होंने नाम दिया है बीज स्वराज। द नेम दैट दे हैव गिवन इज दैट बीज स्वराज, दैट इज द बीज सॉवरेनिटी, एंड इट इज़ हेल्पिंग द ट्राइबल कम्युनिटीज़। वहाँ पे वो गाइडेंस भी प्रोवाइड कर रही हैं, ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर रही हैं। नाउ दिस बीज जो ये सक्षम समूह है, दिस इज सप्लाइंग सीड्स टू द फार्मर्स रेगुलरली फॉर कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है ना। तो क्रॉप्स एंड वेजिटेबल्स की कल्टिवेशन के लिए ये सीड्स प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे, ठीक है ना। एंड ये जो महिलाओं का ग्रुप है, ठीक है ना। तो इंडिजिनस सीड्स आर बीइंग प्रिजर्व्ड विद ट्रेडिशनल टेक्निक्स इन बंसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट ऑफ द राजस्थान एरिया, ठीक है ना। तो ये आपको थोड़ा सा बस एक्स्ट्रा मैंने केस स्टडी के रूप में, कभी आपको आंसर राइटिंग में यूज़ कर सको तो आप यूज़ कर लेना इसको। राइस फोर्टिफिकेशन के लिए 600 राइस मिल्स इंस्टॉल ब्लेंडिंग मशीन्स। तो 600 राइस मिल्स ने ब्लेंडिंग मशीन इंट्रोड्यूस की है फॉर राइस फोर्टिफिकेशन। बात कर लेते हैं फोर्टिफिकेशन की क्या होता है। फोर्टिफिकेशन का मतलब होता है कि विटामिन और मिनरल्स को ऐड करना, मतलब किसी भी फूड प्रोडक्ट में जब आप विटामिन एंड मिनरल्स ऐड करते हैं तो वो कहलाता है फोर्टिफिकेशन। अब यहाँ पे वो विटामिन मिनरल में आयरन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, जिंक भी हो सकता है, विटामिन ए भी हो सकता है, विटामिन डी भी हो सकता है। जैसे आपको गोल्डन राइस पता होगा, गोल्डन राइस पता है आपको। गोल्डन राइस एक्चुअली में विटामिन ए के लिए किया जाता है, विटामिन ए के लिए, और इसमें बीटा कैरोटीन ऐड किया जाता है, बीटा कैरोटीन होता है, बीटा कैरोटीन। तो गोल्डन राइस, बीटा कैरोटीन, विटामिन ए, ये तीन शब्द बस याद रखेंगे तो आपसे गोल्डन राइस का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना। एंड यही है फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस जो है। फूड मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग फोर्टिफिकेशन ऑफ राइस इज कॉस्ट इफेक्टिव एंड कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैटेजी टू इंक्रीज द विटामिन एंड मिनरल्स कंटेंट ऑफ द डाइट। जैसे इसमें आपको विटामिन ए की कमी जिस रीजन्स में रहती है वहाँ पे राइस को फोर्टिफाई किया जाता है बाय यूजिंग दिस बीटा कैरोटीन एंड ऑल। इसीलिए गोल्डन राइस का जो कंसेप्ट है वो विटामिन ए की कमी को दूर करने के लिए होता है, ठीक है ना। तो ये आपको पता होना चाहिए था। एंड फोर्टिफिकेशन मतलब कि आप जो अलग से विटामिन मिनरल, ये जिंक भी ऐड कर सकते हैं, आप माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी ऐड कर सकते हैं और मेन विटामिन भी ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मतलब कि जैसे जिंक आपने ऐड कर दिया, विटामिन B1 B2 ऐड कर दिया है ना, दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। और इंडिया की जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 2021 में रैंकिंग थी वो 101 थी आउट ऑफ मतलब कि आउट ऑफ 116 कंट्रीज़, ठीक है ना। तो याद रखेगा, इसको याद रखेगा कि ग्लोबल हंगर इंडेक्स में जो हमारी रैंकिंग थी वो 101 पोजीशन पे हम आ चुके हैं, है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। असम टू मार्क 100 ईयर्स ऑफ स्पोर्ट्स जर्नलिज्म इन स्टेट। तो असम में स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के 100 साल पूरे हुए, है ना। 1923 में वहाँ फुटबॉल की न्यूज़ रिपोर्ट्स जो थी वो आई थी। तो ये बस ऐसे ही बस एक फैक्चुअल न्यूज़ है जो आपको बता दिया मैंने। 1923 की स्टोरी थी सॉकर इवेंट के ऊपर वहाँ पे, एंड दिस इज़ द स्टोरी कि 100 साल वहाँ के स्पोर्ट जर्नलिज्म को पूरे हो चुके हैं फॉर द असम। जनरल मनोज पांडे इज़ द न्यू आर्मी चीफ। तो यहाँ पे जनरल मनोज पांडे इज़ द न्यू आर्मी चीफ। एंड जनरल अभी तक जो हमारे आउटगोइंग हैं वो जनरल नरवाने जी थे, है ना। तो उन्होंने जो कमान है वो जनरल मनोज पांडे जी को सौंप दी है। नाउ ही इज़ द न्यू आर्मी चीफ, ये आपको पता होना चाहिए। आगे मूव करते हैं, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव अहेड। ग्रॉस ग्रीन वायलेशंस इन सुंदरबंस। कैग ने कहा है कि जो वेस्ट बंगाल के दो इम्पॉर्टेंट जो रामसर साइट्स हैं, 2 इम्पॉर्टेंट रामसर साइट्स आर देयर इन वेस्ट बंगाल। One is the Eastern Kolkata wetlands. East Kolkata wetland is the first one and second is the Sundarbans. दोनों में बहुत ही ग्रॉस वायलेशंस हो रहे हैं। तो एक्चुअली कैग वहाँ पे ऑडिट कर रहा था, तो वहाँ पे उसने ये देखा कि वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन किया गया है वो दैट इज़ इन शेयर वायलेशन ऑफ द CRZ नोटिफिकेशन, जो कोस्टल रेगुलेशन जोन नोटिफिकेशन है, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा जाता है कि कोई भी कंस्ट्रक्शन नहीं किया जाएगा इन द नो डेवलपमेंट जोन। एक्चुअली कोस्टल, जब आप कोस्टल रेगुलेशन जोन पढ़ेंगे तो वहाँ पे एक नो डेवलपमेंट जोन का जिक्र है, नो डेवलपमेंट जोन। तो वो कहता है कि नो डेवलपमेंट जोन में किसी भी प्रकार का कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे जो ईस्ट कोलकाता वेटलैंड और जो आपका सुंदरबन देखा गया, यहाँ पे ये देखा गया कि यहाँ पे नो डेवलपमेंट जोन में भी कंस्ट्रक्शन किया गया था, है ना। और वहाँ पे बहुत सारे अप्रूवल्स ऐसे दिए गए थे जो अप्रूवल्स नहीं देने चाहिए थे। तो दैट इज़ द थिंग दैट वाज मेंशन्ड, एंड इसी कारण से कैग ने कहा है कि बहुत ज़्यादा वायलेशन किया गया है।
कैग के बारे में आपको बता दूं तो आर्टिकल 148 जो है वो कैग के अपॉइंटमेंट, ओथ और कंडीशन ऑफ सर्विस से डील करता है। आर्टिकल 148, आर्टिकल 149 है जो कि कैग की पावर्स एंड ड्यूटीज से डील करता है। आर्टिकल 150 कहता है कि दैट अकाउंट्स ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट शैल बी केप्ट इन सच फॉर्म एज द प्रेसिडेंट मे ऑन द एडवाइस ऑफ कैग प्रिस्क्राइब। आर्टिकल 151 कहता है कि रिपोर्ट्स ऑफ कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया रिलेटिंग टू द अकाउंट्स ऑफ यूनियन शैल बी सबमिटेड टू द प्रेसिडेंट, मतलब रिपोर्ट वो प्रेसिडेंट को सबमिट करेगा, एंड हु शैल देन ले दैट इन फ्रंट ऑफ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है ना। तो फिर प्रेसिडेंट उसको हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के सामने ले करेगा। फिर आर्टिकल 279 कहता है कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स इज असरटेन्ड एंड सर्टिफाइड बाय द कैग। जो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस होता है वो आर्टिकल 279 के अंतर्गत कैग ही सर्टिफाई करता है। कैग के अपॉइंटमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि कैग का जो अपॉइंटमेंट होता है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है अंडर हिज वारंट हैंड एंड सील। कैग ऑफिस होल्ड करता है फॉर 6 years और अप टू द एज ऑफ 65 years whichever is earlier. He can resign any time from office by addressing his resignation letter to the president. He can also be removed by the president on the same grounds and the same manner as the judge of the Supreme Court. ठीक है ना, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज मेड सम सेफगार्ड्स फॉर इंश्योरिंग इंडिपेंडेंस ऑफ कैग, जैसे कि ही इज प्रोवाइडेड विद सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर एंड कैन बी रिमूव्ड बाय द प्रेसिडेंट ओनली इन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। ही डज नॉट होल्ड द ऑफिस टिल द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है ना, दो ही इज अपॉइंटेड बाय हिम। इसके अलावा ही इज़ नॉट एलिजिबल फॉर फर्दर ऑफिस either under the government of India or any other state after he ceases to hold this office. His salary and other service conditions are determined by the parliament. His salary is equal to that of the judge of the Supreme Court. Neither his salary nor his rights in respect to leave or absence pensions or age of retirement can be altered to his disadvantage. ये भी आपको पता होना चाहिए। Administrative expenses of the office of the CAG include all the salaries, allowances and pensions of persons serving in that office are charged upon the Consolidated Fund of India and are not subject to the vote of the parliament. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इनके जितने भी चार्जेस लगते हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से लगते हैं। तो ये सब दिखाता है कि मतलब कि कितना ज़्यादा इसको फ्रीडम दी गई है ना। अपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल नहीं रहते हैं किसी भी सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के लिए। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं। एलर्जी फ्री, अब यहाँ पे कंपनी है जिसने कि जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग्स को क्रिएट किया है ताकि उनके ऑर्गन्स जो है वो ह्यूमंस को ट्रांसफ़र किए जा सकें, है ना। और इसके साथ साथ कंपनी ने ये कहा है कि उन्होंने एक शुगर मॉलिक्यूल जो है अल्फ़ा गैल नाम का, अल्फ़ा गैल, द कंपनी रिमूव्स द शुगर मॉलिक्यूल अल्फ़ा गैल विच कॉजेज द ह्यूमन इम्यून सिस्टम टू रिजेक्ट द पिग ऑर्गन्स। अल्फ़ा गैल नाम का ये जो शुगर मॉलिक्यूल है इसको रिमूव कर दिया है। और ये अल्फ़ा गैल ही वो मॉलिक्यूल है जो कि पिग के जो ऑर्गन्स हैं उनको मतलब कि रिजेक्ट कर देता है। ह्यूमन बींग्स का जो डिफेंस सिस्टम है वो अल्फ़ा गैल के कारण ही पिग के ऑर्गन्स को मतलब कि रिजेक्ट कर देता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। क्रिस्पार कैस 9 का नाम था, तो मैं आपको बता दूं क्रिस्पार कैस 9 के अंदर का 2 की मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता रहा हूँ आपको। क्रिस्पार कैस 9 टेक्नोलॉजी अगर आपको समझनी है तो ये तो आपको पता है कि जेनेटिक डीएनए के मॉडिफिकेशन, डीएनए की कटिंग, इन सब के लिए इसका यूज़ होता है। लेकिन इसमें क्या कैसे प्रोसेस होती है वो बता दूँ आपको। तो 2 इसमें की चीज़ें होती हैं। पहला होता है एक एंजाइम जिसका नाम है कैस 9। जो कैस 9 है वो एंजाइम है जो कि एक सीजर के रूप में काम करता है और डीएनए को कट करने का काम यही करता है, ठीक है ना। तो कैस 9 इज एक्चुअली मॉलिक्यूलर सीजर जो कि कट करता है डीएनए को किसी स्पेसिफिक लोकेशन में। उसी के साथ साथ एक इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है आरएनए, जीआरएनए, जिसको गाइड आरएनए बोलते हैं, गाइड आरएनए या जीआरएनए बोलते हैं। इसमें होता है स्मॉल पीस ऑफ प्री डिजाइंड आरएनए सीक्वेंस। इसमें आरएनए सीक्वेंस होता है जो कि क्या काम करता है, बेसिकली ये काम करता है कि जो गाइड करता है कहाँ पे एग्जैक्टली कटिंग करनी है ना, उसके लिए गाइड करने का काम, कैस 9 को गाइड करने का काम यही करता है। ये उस लोकेशन पे ले जाता है जहाँ पे प्रॉब्लम है और वहाँ पे कटिंग करनी है, ठीक है ना। तो फिर वहाँ तक ले जाता है ताकि कैस 9 सही जगह पे काटे, है ना। फिर वहाँ से ये डीएनए कटता है, ठीक है ना। तो दीज आर द 2 थिंग्स, गाइड आरएनए और आपका दूसरा क्या हो गया इंपॉर्टेंट, आपका कैस 9 हो गया, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जिनके बारे में डिस्कस करना है। यू कैन मूव अहेड।
वाई आर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कैचिंग फायर। अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फायर क्यों कैच कर रहे हैं? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स फायर इसलिए कैच कर रहे हैं क्योंकि जो लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है उसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहली बात ऑथर ने कहा है कि देर आर लॉट ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज़ इन द लिथियम आयन बैटरी टेक्नोलॉजी, और उस टेक्नोलॉजी को मतलब कि मास्टर करने के लिए बहुत ज़्यादा रिसर्च एंड डेवलपमेंट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा उसमें काम करने की ज़रूरत है। तभी आप जब बहुत प्रॉपर आपकी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होगी तभी आप उसमें कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या क्या चीज़ें ऑथर ने बोली हैं। जैसे देखो, लिथियम आयन बैटरी की अगर हम बात करें तो लिथियम आयन बैटरी में 3 एक्टिव कंपोनेंट्स होते हैं। एक होता है एनोड जिसमें ग्रेफाइट यूज़ होता है, एक होता है कैथोड जिसमें निकल, कोबाल्ट या मैंगनीज बेस्ड ऑक्साइड यूज़ होता है, और एक होता है इलेक्ट्रोलाइट जिसमें कि सॉल्ट ऑफ लिथियम इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा लिथियम आयन बैटरी में क्या क्या होता है। एनोड जिसमें ग्रेफाइट यूज़ कर रहे हैं, कैथोड जिसमें कि आप निकल या कोबाल्ट या मैंगनीज बेस्ड ऑक्साइड यूज़ करते हैं, और तीसरा इलेक्ट्रोलाइट जिसमें आप सॉल्ट ऑफ लिथियम इन इनऑर्गेनिक सॉल्वेंट यूज़ करते हैं। बैटरी मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लिथियम आयन इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन, जिसमें कि बहुत कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन है। इसमें शीट्स बनानी होती है एनोड की, कैथोड की, और उनको असेंबल करना पड़ता है और एक सैंडविच स्ट्रक्चर देना पड़ता है जिसके बीच में एक बहुत ही थिन सेपरेटर होता है। अब एनोड और कैथोड के बीच में एक बहुत ही थिन सेपरेटर, इतना थिन कि मतलब वो 15 माइक्रॉन्स की थिकनेस रहती है, मतलब कि 1/5 ऑफ द थिकनेस ऑफ 1/5 ऑफ द थिकनेस ऑफ ह्यूमन हेयर। आप समझ सकते हैं कि ह्यूमन हेयर की भी 1/5 थिकनेस है, तो कितना ज़्यादा कितना ज़्यादा कम थिकनेस होता होगा, है ना। एंड ये बहुत ही क्रिटिकल है उसकी फंक्शनिंग। अगर देखो मान लो एनोड और कैथोड जुड़ जाए तो कॉमन सेंस लगाओ ना, क्या होगा, शॉर्ट सर्किट होगा, सर्किट हो जाएगा शॉर्ट, और वही चीज़ सेपरेटर प्रिवेंट करता है। अब इतना थिन, तीनों लेयर्स ऑलरेडी थिन है, और उसके बाद इनको अपन को क्या करना है, इनको अपन को एक सैंडविच स्ट्रक्चर देना है, मतलब एक दूसरे के साथ जोड़ना है। तो ये बहुत ही ज़्यादा ऑब्वियस सी बात है, और इससे कई बार एक्सीडेंटल शॉर्टिंग हो जाती है, जिस कारण से एक थर्मल रनअवे होता है। एक्सीडेंटल शॉर्टिंग के कारण थर्मल रनअवे होता है, थर्मल रन अवे। अब ये जो इंटरनल शॉर्ट सर्किट है, ये टर्म याद रखना, थर्मल रन अवे टर्म यूज़ कर लेना। थर्मल रन अवे का मतलब क्या होता है कि हीट से सर्किट जो हीट हुआ वो और ज़्यादा हीट डेवलप करने लगेगा। मतलब कि व्हेन थर्मल रन अवे, ऐसी प्रोसेस जिसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है, उससे एनर्जी और ज़्यादा रिलीज़ होती है, और एनर्जी और ज़्यादा रिलीज़ होगी तो और ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा, तो ये थर्मल रन अवे होता है। ठीक है ना, ये बैटरी के अंदर हो जाएगा। एंड दैट इज़ द थिंग, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉजिंग दोज फायर्स एंड ऑल, ये सारी चीज़ें होती हैं। लिथियम आयन बैटरीज के बारे में और चीज़ बता दूं कि एक रिचार्जेबल बैटरी है लिथियम आयन बैटरी, और इसमें कैलेटेड स्ट्रक्चर यूज़ होता है। इंटरकैलेटेड मतलब कि रिवर्सिबल इंक्लूजन और इंसर्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल इनटू मटेरियल, मतलब इसमें रिवर्सिबल मॉलिक्यूल्स को भी इंक्लूड किया जाता है लेयर्ड स्ट्रक्चर के फॉर्म में। ठीक है ना, रिवर्सिबल पैटर्न में इसमें इंक्लूड रहता है। इंटरकैलेटेड मतलब कि विच इंक्लूड्स इंसर्शन ऑफ अ मॉलिक्यूल इनटू मटेरियल, इंसर्शन ऑफ अ रिवर्सिबल मॉलिक्यूल इनटू मटेरियल। ठीक है ना, तो इंटरकैलेटेड स्ट्रक्चर लिथियम कंपाउंड होता है ये। एंड इसके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो ये अलाउ करता है आयनिक मूवमेंट को, एंड 2 इलेक्ट्रोड्स आर द कॉन्स्टिट्यूएंट कंपोनेंट्स ऑफ द लिथियम आयन बैटरी सेल। ठीक है ना, ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, ऊपर कैथोड एनोड सब बता दिया है ना। और लिथियम आयन बैटरी जो है उसमें जो आयंस मूव करते हैं वो निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करते हैं। एंड चार्जिंग की मतलब कि लिथियम आयन बैटरी के जो आयंस है वो मूव करते हैं निगेटिव इलेक्ट्रोड टू द पॉजिटिव इलेक्ट्रोड ड्यूरिंग डिस्चार्ज एंड बैक व्हेन चार्जिंग, मतलब कि फिर उसके बाद जब डिस्चार्ज के समय वो मूव करते हैं निगेटिव इलेक्ट्रोड से पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और चार्जिंग के समय फिर वो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ मूव करते हैं। ठीक है ना, तो ये आपको पता होना चाहिए। थोड़े बहुत फैक्ट्स थे जो आपको बता दिए मैंने। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट या कंटेंट इसमें इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ कि पेट्रोल के दाम कैसे होते हैं। कांचीपुरम, अब इसको सिटी ऑफ टेम्पल कहा जाता है, कांचीपुरम को सिटी ऑफ टेम्पल क्या कहा जाता है। और ये सिल्क के लिए भी फेमस है, याद रखिएगा, सिल्क के लिए फेमस है। इसके साथ साथ ये पैडी के फॉर्मेशन के लिए भी फेमस है, सिल्क, पैडी एंड आपका सिटी ऑफ टेम्पल्स। और इसमें एक याद रखेगा, जो यहाँ पे एक जो पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेसेस हैं, राइस पैडी में जो पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेस होती है वो टेम्पल के नियर एक ग्राउंड होता है, इसको कलम बोलते हैं, कालम या कलम,
कलाम, कालम, कलम तीनों है, KALAM बोलते हैं, कलम, वहाँ पर ये प्रोसेस की जाती है। तो पोस्ट हार्वेस्टिंग प्रोसेस जो होती है वो कालम नाम के ग्राउंड में की जाती है, जो कि आपका टेम्पल के बगल में रहता है। अब तो ये कांचीपुरम में पूरे मतलब रोड्स में भी होता है ना, तो दैट इज़ द थिंग विच इज़ इंपॉर्टेंट। सो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग ऑल दीज थिंग्स। आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज़ इट फॉर द डे। कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।